तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का यह कंटिन्यूएशन में कार्यक्रम है, तो कल भी हम इसी विषय पर बात करते हैं। हमारी पूरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ की 90 में से 85 घोषित हो चुकी सीटों को लेकर चल रही है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सीटों के समीकरण को बिठा के क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की अपनी कोशिशों को सफल कर पाएगी। इस पर हमारा सिलसिला जारी है। कल हमने 3 संभागों को लेकर बात की थी, बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर। अब 2 महत्वपूर्ण संभागों के संदर्भ में हमें बात करनी है, एक दुर्ग और दूसरा रायपुर। दुर्ग बड़ा कटु अनुभव था भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी वहां हारी नहीं थी, बहुत बुरी तरह हारी थी। कुल अदद 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। एक स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, और दूसरी जो सीट जीती थी वो थी वैशाली नगर, जहां से विद्यारतन भसीन ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा तमाम दिग्गजों को पराजय का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के लिए दुर्ग बहुत ही सुखद अनुभूति लेकर आया था। जो मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे भूपेश बघेल वो दुर्ग संभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो दूसरे दावेदार थे ताम्रध्वज साहू वो भी दुर्ग से ताल्लुक रखते हैं, और बड़ा समृद्ध इलाका रहा। इतने मंत्री रहे इस संभाग के अंदर, ताम्रध्वज साहू यहाँ से मंत्री थे, रविंद्र चौबे यहाँ से मंत्री थे, अनिला भेड़िया यहाँ से मंत्री थे, तो कुल मिलाकर बड़ा भरा पूरा था। इस जगह को भेदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही है। कई नए चेहरों को मैदान में उतारा है। सारे बदल डालूंगा की तर्ज पर अगर आप दुर्ग के आसपास में दृष्टि डालें तो कमोबेश ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें कितनी सफल कितनी असफल। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, जो बदलाव के इस दौर में भी अछूते हैं। भाजपा का भरोसा अभी भी उन पर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन्हें भिलाई से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमारे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई, मीडिया प्रभारी के तौर पर। आजकल पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। विधायक बनने की अभिलाषा के साथ उनका नाम कई जगह से तैर रहा है, पर अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला लिया नहीं। हमारे साथ में शिव दुबे हैं, दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर हैं, प्रदेश के सबसे बड़े अखबार के संपादक हैं, बड़ी निगाह रखते हैं कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिव दुबे जी से ही करते हैं, और शिव दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं दुर्ग और रायपुर संभाग के संदर्भ में जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इस उम्मीद के साथ कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप कितने खड़े हैं शिव दुबे जी? सच कहूं तो मुझे लिस्ट देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जी। उसमें जो नाम है उनको पढ़कर थोड़ी सी कहना चाहिए कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे विपरीत भावनाएं सामने आई जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने पुराने लोगों को जो पिछला चुनाव हारे थे, कुछ कम मतों के अंतर से हारे थे, कुछ बड़े मतों के अंतर से हारे थे, उनको भी टिकट दिया है जी। कुछ दिनों पहले तक ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि जो पिछला चुनाव हारे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, या कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी कि इस समय जो विनिंग कैंडिडेट है सिर्फ उनको टिकट दिया जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो लिस्ट में ऐसा नजर नहीं आया जी। उस लिस्ट में कहीं ना कहीं भाजपा की, या तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चौंकाने वाली रणनीति की हर बार कुछ न कुछ नए सिरे से चौंकाएंगे। कर्नाटक में कुछ और, उत्तर प्रदेश में कुछ और, हरियाणा में कुछ और, छत्तीसगढ़ में कुछ और, हिमाचल में कुछ और। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसमें शायद वो ये है कि हम पुराने नेताओं पर ज्यादा भरोसा करेंगे बनिस्बत नए नेताओं के। हालांकि 43 नए चेहरे हैं उसमें, लेकिन बाकी पुराने नेता भी हैं जो पिछला चुनाव, कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े अंतर से हारे थे, उनको भी टिकट मिली है। उससे मुझे आश्चर्य हुआ। ये तो आप चाह क्या रहे थे, मतलब क्यों इतना निराश हो गए शिव दुबे जी? मतलब आपकी इच्छा क्या थी? मैं निराश नहीं, मुझे क्या है, मेरे लिए कांग्रेस भी वैसे ही है, बीजेपी भी वैसी है, लेकिन मुझे लिस्ट को देखकर ये लगा कि जितनी बीजेपी की ओर से बयानबाजी हो रही थी, जिस ढंग से बीजेपी ने अपनी तैयारियों को फ्लोर पर लाया था, उस लिहाज से उस लिस्ट में नाम नजर नहीं आए। तो भाई मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलता हूँ आपकी निराशा को लेकर। प्रेम प्रकाश जी, आपने ऐसा क्यों किया भाई? जो एक उत्साह आना चाहिए थी, जो एक उम्मीद थी शिव दुबे जी जैसे प्रख्यात पत्रकार की, वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई। आपने ऐसा क्यों किया, या आपने जो कुछ किया है क्या किया है? हमारी पार्टी पहले से ही जो तैयारी थी उसके अनुसार ही किया। आपने खुद ही देखा कि पार्टी ने
पूरे लगभग 44 हमने नए कैंडिडेट उतारे हैं। जी और बाकी पुराने भी। तो कोई भी पार्टी जो जीतने की उम्मीद लेकर के वो चलती है, उस आधार पे किया गया। अब रही बात, आपको लिस्ट चौंका रही है। देखिए, अक्सर हुआ है कि राजा को या तो फकीर मारता है या महाराजा मारता है, जी और ये प्रयोग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दुर्ग सीट पे हम लोगों ने किया था। जब हेमचंद जी जब पहला चुनाव लड़े तो कोई नहीं बोलता था। जी दूसरा, दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पीएचई मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, ये 5-5 मंत्री हैं। जी उसके बाद भी जो सरकार की जितनी योजनाओं में भ्रष्टाचार इस कदर तक है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि आंगनबाड़ी में जो भ्रष्टाचार है, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं स्वयं जाकर रेड मारूं। जी तो जो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं और इनके रहने के बावजूद भी हम लोग 3 महीने बाद जो चुनाव हुआ था दुर्ग लोकसभा का जीत लिए थे। तीसरा, इस बार आप देखेंगे हमने हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। जी दुर्ग जिले की जो सामाजिक संरचना है उसको देखते हुए कि प्रत्येक समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, और जो मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, जी तो उसमें सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए, और देखिएगा कि ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे जैसे 2018 में हम लोगों के लिए हुआ था, इस बार कांग्रेस के लिए होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिन पर आप पहले भरोसा नहीं करते थे उन पर इस बार फिर भरोसा कर दिए। विजय बघेल जी पर आपने पिछली बार भरोसा नहीं किया था, आपने पिछली बार वीरेंद्र साहू जी पे भी भरोसा नहीं किया था, पिछली बार आपने विनोद खांडेकर जी पे भी भरोसा नहीं किया था। जो पहले आपके भरोसे पे खरे उतरे हुए लोग थे उन पर इस बार भरोसा कर रहे हैं। थोड़ा इस गणित को समझाइए ना। विजय बघेल पे उस समय नहीं किया, लेकिन जैसे ही दुर्ग लोकसभा हम लोग चुनाव लड़े, जी आपको लगभग मालूम होना चाहिए कि 2 लाख के आसपास हम लोग उस लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा में हमारी हार थी, और जी। हम लोग 4 लाख से जीत गए। जी तो विजय बघेल भूपेश बघेल को हरा भी चुके हैं, और उनकी जीत, जो आदमी 5 साल उस समय नहीं भरोसा किया, उसकी जितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो 5 सालों में अपने क्षेत्र में जो कार्य किया, उसके जो रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे पार्टी ने दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं का हर बार अपने अपने जो उसकी जरूरत है उन मानदंडों को देकर के करती है। और मुझे लगता है कि दुर्ग संभाग में आज आपको लग रहा होगा कि बहुत से नए चेहरे हैं, ये पुराने दिग्गजों के सामने क्या करेंगे, लेकिन जब परिणाम आएगा तो आप 2018 का सीनरी देखिए। आखिर सब बड़े बड़े दिग्गज आ रहे थे और हराने वाले नए थे। ठीक वैसा ही परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है। पूरा परिवर्तन होने वाला है, 2018 दोहराने वाला है। बस अंतर केवल इतना रहेगा, प्रेम प्रकाश जी ये बता रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस ने चमत्कार किया था, इस बार चमत्कार भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपका क्या होगा शैलेश जी? आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी जिस चमत्कार की आशा कर रहे हैं, उन्हीं पुराने घिसे पिटे चेहरों को लाके, उसी पुरानी रणनीति को अपनाकर, कई लोग तो 2003 में जो चुनाव लड़े थे उनको लाया गया है। दरअसल शिव दुबे जी को निराशा हुई कह रहे थे वो, मुझे इनसे कोई निराशा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी आशाओं पे, अपेक्षाओं पे खरी उतरी है। जिस तरीके से ये दिल्ली से इनके नेता आते थे, प्रदेश भर के नेता आके यहाँ इकट्ठा होते थे और फिर चले जाते थे,
दिल्ली से लिस्ट तय होगी तो और क्या हो सकता है। और जो लेन देन के गंभीर आरोप भाजपा के नेताओं पे लग रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं पे, उसके बारे में क्या है। पूरे प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति निर्मित हुई है, भाजपा की सूची जारी होने के बाद भाजपा नेताओं के बीच, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है और भारतीय जनता पार्टी निर्णय ही नहीं ले पाई कि उसे इन स्थितियों में क्या करना है। उन्होंने कभी पूरे घर के बदल डालूंगा फार्मूला अपनाने की सोची, फिर उनको लगा कि नहीं वो तो पुराने विश्वसनीय लोग हैं, उनको लाना है, वो खरे उतरे थे। फिर उनको लगा कि नहीं नहीं हमें कुनबावाद दूर रखना है, फिर उन्होंने मामा और भांजे वाले खेल को करने से भी परहेज नहीं किया। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी जो अपेक्षा थी कि उन्होंने जिस तरीके से 5 साल में विपक्ष की भूमिका अच्छे से नहीं निभाई है, उसी तरह इन चुनावों में भी भाजपा दिखाई दे रही है। पर शैलेश जी, ऐसा तो आपको तब भी लग रहा था जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, पर जब परिणाम आए तो आपका पता भी ना चला। 11 में से केवल 2 सीटें आप जीत पाए। अभी भी भाजपा की सूची को लेकर आप कह रहे हो कि इन्हें ऐसे ही करना था, आपकी अपेक्षा के अनुरूप है। गफलत तो ना हो जाएगी। प्रेम प्रकाश पांडे जी भाई मंजे हुए राजनेता है, कई बार जीते, कुछ बार हारे। वो कह रहे हैं 2018 में जैसा आपने किया था, अब की बार हम वैसा करने जा रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी एक योद्धा है जी। और योद्धा जीतता या हारता रहता है चुनावी राजनीति में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे उनकी गुणवत्ता, उनकी विचार क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के उस टिकट वितरण प्रणाली को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। कहीं मापदंडों पे खरी उतरती नहीं दिख रही है, कहीं कार्यकर्ताओं की अपेक्षा तो छोड़िए, जनता की अपेक्षाओं पे भी खरी उतरती हुई नहीं दिख रही है। कोई बदलाव की, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, कोई किसी को राज न दई है, जो लई है निज बल से लई है। तो कोई निज बल नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और यह प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत है, कांग्रेस के लिए भी शुभ संकेत है। छत्तीसगढ़ पुरखों के दिखाए सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, थोड़ा मुझे समझाएंगे कैसे शुभ संकेत आपको दिखाई नहीं दे रहा। भाई दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर को टिकट दिया गया है, वैशाली नगर से रिकेश सेन को दिया गया है जो महज पार्षद की हैसियत रखते थे, गजेंद्र यादव के रूप में नया चेहरा दुर्ग शहर से उतारा गया है, फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखना नहीं चाह रहे या वाकई दिख नहीं रहा? नहीं, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी फैसला ही नहीं ले पा रही है कि उसे यह चुनाव किन रणनीतियों पे लड़ना है, कैसे चेहरे आजमाने हैं। कभी उसे पुराने चेहरे ठीक लगते हैं, कभी वे नए चेहरे उतारने की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, कभी वे 2003 की लिस्ट उठा लेते हैं, उसमें टिक करते हैं, कभी 2008 और 2013 की लिस्ट में टिक करने लगते हैं। पूरी तरीके से कंफ्यूजन का माहौल है और इसका कारण है, इसके लिए दोषी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है। विगत विधानसभा चुनाव की हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतृत्व को पूरी तरीके से हाशिए में रखा, दरकिनार रखा। लोकसभा में उन्होंने सारे सांसद बदल दिए, कहा कि किसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे, और उसे बदलने के बाद उन्होंने जीत हासिल की और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतृत्व को भूल गए, शेल्फ पे रख दिया और अब झाड़ पोंछ के उनको निकाल रहे हैं। ये झाड़ पोंछ कर निकाले जा रहे चेहरे इस चुनावी रण में कामयाबी बिल्कुल नहीं ला सकते, कोई संभावना नहीं है इसकी। अच्छा शैलेश जी, मैं फिर से शिव दुबे जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बार बता दो, आप किसकी उम्मीदवारी को लेकर इतने नाखुश या नाराज हो? आपको प्रेम प्रकाश पांडे जी का प्रत्याशी होना नहीं भारा, डॉक्टर रमन सिंह का प्रत्याशी होना नहीं भारा, या रिकेश सेन, गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर जैसे नए चेहरों का आना नहीं भारा? थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है भाई, किसको लेकर आप इतने परेशान हैं, इतने व्यथित हैं, इतने व्याकुल हैं भाई? किसको? न मैं व्यथित हूं, न व्याकुल हूं, न परेशान हूं। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की यह सूची देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने नारा दिया था अब की बार 75 पार, भाजपा की यह सूची 75 की आंकड़े में कुछ इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कोई कमी इस सूची से आने वाली नहीं। मतलब भाजपा को 75 से ज्यादा सीटें दिलवा रहे? जी नहीं हमारा नारा था भरोसे की सरकार, अब की बार 75 पार। हम भरोसे की सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस को 75 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। मैं वापस शिव दुबे जी आपके पास में लौटता हूं। भाई इस सूची के अंतर्गत
अनुभव भी है और नए चेहरे भी हैं, ऐसा प्रेम प्रकाश पांडे जी समझा रहे हैं। सामाजिक समीकरण भी इस सूची के अंतर्गत है। हर समाज को जोड़ने की कोशिश इस सूची के माध्यम से की है। आप दृष्टि डालिए दुर्ग और रायपुर संभाग पर श्री दुबे जी, ऐसा प्रेम प्रकाश पांडे जी का आग्रह है। उस आग्रह पे आप ध्यान नहीं देंगे क्या भाई? कुछ तो ध्यान दीजिए। क्या है सामाजिक समीकरण, आप समझ पाएगा? निश्चित रूप से जाति समीकरण, बहुत सारी चीजों को, भूति संतुलन, सारी चीजों को ध्यान में रखकर टिकट वितरण किया जाता है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पुरंदर मिश्रा को जब रायपुर उत्तर से टिकट दे रहे हैं तो वो किस बिना पे दिए गए जी? मेरे को ना वो यहाँ जाति समीकरण में फिट बैठते हैं, ना यहाँ के नेता हैं, ना यहाँ कुछ नहीं। पुरंदर मिश्रा को आखिर कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे रखकर, हाशिए में डालकर पुरंदर मिश्रा को रायपुर उत्तर में टिकट दिया गया है। ये क्या रणनीति है, इसको प्रेम प्रकाश जी शायद बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, मेरी समझ से बाहर है। इसी प्रकार के कई निर्णय हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने बोला, मुझे नाम से किसी न परहेज है, ना किसी से प्यार है। मैं सबको एक सामान्य नजर से देखता हूँ। चुनाव है और जो चुनाव में मुकाबला होता है, मेरी दृष्टि बराबर लगी हुई है। लेकिन मैं इस तरह के फैसलों को आखिर किस नजरिए से देखा जाए, ये जानना चाहता हूँ। अच्छा श्री दुबे, एक बताइए, 90 सीटें हैं जिनमें से 85 घोषित हुए, 85 में 43 पर नए चेहरे उतारे गए, अर्थात नए चेहरों की संख्या 50% से ज्यादा है। एक स्थापित राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक विधानसभा चुनाव के संदर्भ में क्या संख्या नए प्रत्याशियों की दे, जिसके आधार पर यह उम्मीद जागे कि वाकई वो कुछ नवाचार कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं इस नवाचार से सहमत हूँ। नए प्रत्याशी, कई बार 2003 में सारे नए प्रत्याशी थे जो मैदान मार लिए थे, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार विधानसभा का चेहरा देखा। लेकिन नए प्रत्याशी, मैंने कहा ना, पुरंदर मिश्रा भी नए चेहरे हैं जी। पुरंदर मिश्रा भी नए चेहरे हैं, मेरे को उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे एक नाम ले रहा हूं, और भी कई नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे किसी का नाम लेना नहीं चाहिए। ये चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जी। लेकिन इस तरह का प्रयोग आखिर भाजपा क्या सोचकर करती है? इस तरह के प्रयोग के पीछे क्या रणनीति होती है? क्या मामला है? किसका कौन करीबी है? बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाए। रायपुर उत्तर में बीजेपी के कई नेता लगातार तैयारी कर रहे थे। क्या अब उस असंतोष को बीजेपी दूर कर पाएगी क्या जी? इसी तरह से दूसरी सीटों पर है जो असंतोष है, उसको बीजेपी दूर कर पाएगी क्या? बट कई सवाल है जो इस लिस्ट को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शिव दुबे जी का सवाल है, तो सवाल हमारे पास में भी है, और प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलते हैं। भाई प्रेम प्रकाश जी, आपने अनुभवी लोगों को तवज्जो दी, आपने समर्पित कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दी, और भाई थोड़ा समझाइए ना, ये साजा से ईश्वर साहू ना आपके कार्यकर्ता रहे, ना स्थापित नेता रहे, पर उनको आपने प्रत्याशी बनाया, क्या मायने है इसके? देखिए, इसका सीधा संकेत ये है कि ईश्वर साहू के साथ जो मॉब लिंचिंग की गई उसके बच्चे के साथ में, और जहां शासन प्रशासन को ईश्वर साहू के साथ खड़ा होना था, बल्कि जो लोग उसके साथ खड़े हुए, शासन प्रशासन उसके खिलाफ गया और उन लोगों को गलत केस में फंसाया, जिसका सेशन कोर्ट ने अभी उनको बरी करते हुए लिखा कि ये जो इंक्वायरी अफसर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस के द्वारा चली गई और जितने आरोपी थे, उन आरोपियों में भी अभी सिर्फ 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हुई। जो उसके पिताजी लगातार 41 लोगों का नाम उन्होंने दिया था जी। और इसलिए जब शासन और प्रशासन दोनों से भरोसा उठ गया तो ईश्वर साहू ही जनता के बीच में जाएंगे और इस कांग्रेस के जो अपराधियों से साठगांठ है, जो लोग मॉब लिंचिंग करने में थे, जिस वर्ग को ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो बताएंगे और आप देखना परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा वहां।
तो प्रेम प्रकाश पांडे जी बता रहे हैं कि शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिला ईश्वर साहू को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी उठाई है जनता के बीच ले जाने की और न्याय दिलाने की। तो ये नजरिया है। हमारे साथ इस बीच इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। पर आपके पास आए उससे पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी की इस दलील के संदर्भ में क्या शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास कहने के लिए कुछ है? मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी की बातों से एकदम असहमत हूं जी। चर्चा सूची पे हो रही है, सूची को वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अपने गलत चयन को सही ठहराने के लिए वे कांग्रेस की सरकार पर झूठे निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं। यह उचित नहीं है। जब सूची पर चर्चा है तो उसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली बात से जोड़ना, जब सूची पर चर्चा है तो भ्रष्टाचार के झूठे निराधार आरोपों का ढोल पीटना, यह स्पष्ट दिखाता है कि इस सूची को डिफेंड करने में श्री प्रेम प्रकाश पांडे जैसा मूर्धन्य विचारक भी कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहा है, इसलिए उनको इसका सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप बताइए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया, क्यों बनाया? यह प्रेम प्रकाश पांडे जी से सवाल था। उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया, ये आपने बताया। सही उत्तर क्या है, थोड़ा आप बताइए। मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर किसी भी अच्छे प्रत्याशी को खोज पाने में असमर्थ रही है और इसलिए उन्होंने उस सीट को और ऐसी ही बहुत सारी अन्य सीटों पर भी वॉकओवर जैसी स्थिति बना दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष उमड़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और हार जाती तो उनके कार्यकर्ताओं को दुख नहीं होता, लेकिन चुनाव की दुंदुभी बजने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे भाजपा के कार्यकर्ता दुखी हैं। एक बात पता है ना शैलेश जी आपको कि अभी कांग्रेस की सूची आई नहीं है और कार्यक्रम हमारा चुनाव तक लगातार चलना है और आपको हमें बुलाते रहना और आपको आते रहना है। तो वो जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का असंतोष, भाजपा का असंतोष, ये जो आप बार बार बता रहे हैं, आपको आने वाले सवालों का एहसास है ना? मैं तो आते आते साथियों से चर्चा कर रहा था कि आशा रखता हूं कि मेरा नाम उस सूची में हो और कम से कम 2 महीने मैं आपकी गिरफ्त से बाहर रहूं। तो कुल मिलाकर शैलेश जी उन सवालों से बच लेना चाहते हैं, पार्टी कोई ऐसा फैसला ले ले। हमारी शुभकामनाएं हैं शैलेश जी को। लेकिन हम रवि भोई जी हमारे साथ है और रवि भोई जी की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, विशेषकर रायपुर संभाग के संदर्भ में, जिस रायपुर संभाग से उनका नजदीकी नाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन किया है उसको लेकर रवि भोई जी आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा भारतीय जनता पार्टी का यह प्रत्याशी चयन? 2018 में अपदस्थ भाजपा इस प्रत्याशी चयन के साथ कितनी उम्मीद जगा रही है? देखिए हिमांशु जी, जिस तरह से भाजपा तैयारी कर रही थी और जिस तरह से लोगों की उम्मीदें थी, उस तरह की लिस्ट तो नहीं आई, उस तरह के प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी कहीं ना कहीं निराशा है जी। जिस तरह से लोगों को दिया गया, जो जहां पे तैयारी कर रहा था वहां पे उसको टिकट नहीं दिया गया, जहां का उससे कोई लेना देना था नहीं था वहां कर दिया, जो जहां काम कर रहा था उनको नहीं दिया। तो ये चयन लोगों के समझ से परे है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है। इसलिए लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है और ये जिस तरह से उम्मीद थी कि 2018 में हारे हुए लोगों को कुछ किया जाएगा या जिनके प्रति लोगों की नाराजगी थी उनमें कुछ बदलाव होगा, नए चेहरे को देखने को मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं। नए चेहरे के बदलाव के नाम पे कुछ भी दे दिया गया। इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों में कहीं आश्चर्य बहुत ज्यादा है इस लिस्ट को लेकर। तो रायपुर की संभाग के संदर्भ में बात करें, वो कौन सी सीटें हैं जिनके संदर्भ में आपको लगता है कि ये सीटें ऐसी हैं जिनके संदर्भ में आप उत्साह नहीं अपने मन के अंदर पैदा कर पा रहे या लोगों के अंदर उत्साह नहीं आ रहा? देखिए, रायपुर संभाग के बात करें तो अभनपुर भी ले लीजिए, रायपुर उत्तर ले लीजिए और धरसींवा की ले लीजिए, वहां बहुत सारी नाराजगी और लोगों में जो वर्षों से काम कर रहे थे वहां पे लोगों को ये लग रहा है कि हम यहाँ कर रहे थे, जमीन से जुड़े हुए थे और राजनीति के क्षेत्र में थे, कुछ लोगों के लिए करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। जहां तक इस वर्ष एक आया अभनपुर से एक कैंडिडेट जिसका कहीं से नाम नहीं था और उसको लोग जानते भी नहीं,
आप राजिम की बात करें, राजिम में विरोध हो रहा है, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दूसरे पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए और वहां पे उनको टिकट दे दिया गया। ऐसे कई विसंगतियां, कई तरह की असमानताएं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में दिखाई पड़ रही है, जिससे लोग कहीं ना कहीं और खासतौर से उनके पार्टी के लोग नाराज हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से हर जगह से, चाहे वो धरसींवा हो, चाहे उत्तर रायपुर उत्तर का सीट हो, बसना का सीट हो, कई आधे दर्जन से ज्यादा सीटों में वहां के कार्यकर्ता और नेता आके यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी? रवि भोई भी इस विचार के साथ में है कि भाई जिनको बड़ी उम्मीदें थी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ये लोगों की उम्मीद पूरी क्यों नहीं करते भाई आप? देखिए, ये चुनाव है और पार्टी जब निर्णय करती है तो प्रत्येक बिंदुओं पर विचार करते। अब जिस राजिम की आप बात कर रहे हैं जी, मुझे याद है पुनीत राम साहू जी को भी जब टिकट दिया गया था तो लोग नहीं समझते थे कि श्यामाचरण जी को हरा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज जिस प्रत्याशियों की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा 2018 की कांग्रेस की सूची आप देखें तो क्या गुरुपंच जो है जीतने लायक थे? क्या आशीष छाबड़ा जीतने का कोई बोल रहा था? क्या हमारे यहाँ ही देवेंद्र यादव को कोई बोल रहा था? क्या बाजू में चलिए रामधर साहू थे, बालोद में, गुंडरदेही में कोई कुंवर निषाद को बोल रहा था? तो इसलिए प्रत्याशियों के बारे में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बड़े बोले जा रहे हैं कि भाई आपकी भी सूची आएगी और 2018 में जो आपका जीते थे और हम लोगों का जो परिणाम आया था, देखना 2023 में ठीक उल्टा होने वाला है। अच्छा, एक बार बताइए प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये कांग्रेस से प्रेरणा ग्रहण करके सूची आई है क्या? भाई कांग्रेस ने नए नए लोग उतारे थे, अनुभवहीन लोग उतारे थे और सारे अनुभवी लोगों को धराशायी कर दिया था, ये ठीक? तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रेरणा ग्रहण करके मैदान में प्रत्याशी दे रहे हैं? तो मैं उनकी बात का जो ये भविष्य से बोल रहे हैं कमजोर, देखिए हमारे यहाँ जिसको भी टिकट दिया गया उसकी रीजनिंग है जी। कार्यकर्ताओं के साथ जहाँ भोई जी बोल रहे थे कि दूसरी पार्टी से आया, वो लड़का निर्दलीय लड़ा था, वो 11,000 वोट पाया जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्थक इस बार पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि कांग्रेस की सरकार जो 5 सालों में इस प्रदेश को लूट और झूठ के बाजार में ले जाकर के घसीट ले आई है, उससे बाहर निकालना है। इसलिए वो अपने हर जगह पर जहां जहां प्रत्याशी जो चयन हुए हैं सबके अपने रीजनिंग है। आप रायपुर उत्तर की बात कर रहे होंगे, उस सीट की जरूर होगी, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में उत्कल समाज का बहुत बड़ा एक समाज रहता है जिसके वोटों की बाकी सब जगह भी जरूरत है। तो जब आप कोई क्लस्टर बनाते हैं तो उसमें सब लोग एक दूसरे के कारणों के आधार पर एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं जी। और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप सूची देख करके पार्टी ने, इन्होंने कहा दिल्ली, हमारे यहाँ भी पार्टी के जिला से नाम गए, हमारे यहाँ सारे जगह पर्यवेक्षक गए, चुनाव समिति, हमारे यहाँ स्टेट सिस्टम है बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर की। आप ये देखो कि सब चयन होने के बाद भी फिर उस पर अगर कुछ कार्यकर्ताओं के आग्रह आए तो 1-2 सीटों को उसको भी किया गया। तो हमारे नेता जो कार्यकर्ताओं की अपने ग्रीवेंसेस है उसको सुनने का साहस भी रखते हैं। ये परिवार की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी परिवार वाली है। ये पार्टी मतलब पार्टी को ही हम परिवार मानते हैं और इन लोग परिवार को पार्टी मानते हैं। तो इसलिए ये अंतर है। हमारा जितना भी पार्टी का कार्यकर्ता है, तमाम असंतोष के बावजूद भी वह अपने इस चुनावी रण में पूरी तरह से तैयार होकर के लड़ने के लिए तैयार। तो कुल मिला के प्रेम प्रकाश पांडे जी बोल रहे हैं सारी रीजनिंग है। एक एक सीट पर जो प्रत्याशी दिया है ना शिव दुबे जी, बड़ा सोच समझ कर दिया है, विचार कर दिया है। हो सकता है इस सीट के संदर्भ में बहुत मुफीद ना लगता हो, पर उसकी उम्मीदवारी बाकी सीटों पर बड़ा प्रभाव डालेगी, इस कारण से भी मैदान में उतारा गया है। अब उत्कल समाज की इतनी सीटों पर मौजूदगी है,
वो प्रभाव देने के लिए पुरंदर मिश्रा की उम्मीदवारी है। इतने बड़े गणित को आप अनदेखा कर दे रहे हैं, ऐसा प्रेम प्रकाश पांडे जी बता रहे हैं। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी की ये दलील कि हर उम्मीदवार के संदर्भ में एक जायज कारण मौजूद है। अगर कल का आया हुआ व्यक्ति टिकट पा गया है तो अतीत में उसने कुछ ऐसा अपने आप को साबित किया है जिसके कारण से हमने टिकट दिया है। अब धरतीवा के संदर्भ में उल्लेख कर रहे थे रवि भोई जी, बता रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित अनुज शर्मा ना केवल धरतीवा के संदर्भ में कई सीटों पर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। ऐसी भूमिका निभाने वाले को खाली छोड़ दिया जाए, क्या कहते हैं शिव दुबे जी? मेरा ये कहना है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी भिलाई के पूर्व विधायक हैं, भिलाई से कई बार वो चुनाव लड़े हैं, उनकी पूरी तैयारी भिलाई में चलती रहती है और उनकी राजनीति भी भिलाई से ही चलती है, ऐसा अपना मानना चाहिए। हालांकि वो मंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश में भी सक्रिय रहे हैं, लेकिन क्या उनको भिलाई के बदले बेलतरा से टिकट दे दी जाती तो वो अपने आप को उसमें सामंजस्य बैठा पाते क्या वहां? जी मेरा एक सवाल है उनसे। जी प्रेम प्रकाश पांडे जी, आप ही से सवाल है तो आपसे उत्तर आना चाहिए। और सवाल आपसे और उत्तर में तो ठीक नहीं लगता। देखिए ऐसा है कि अगर पार्टी बेलतरा से भी देती तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, पार्टी के नीतियों और नेताओं के दम पर उस बेलतरा सीट को भी उतने ही शिद्दत से लड़ते और जीतने की भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करते। ये है प्रेम प्रकाश पांडे। शिव दुबे जी क्या कहते हैं? इस जवाब में कई सारी चीजें छिपी हुई है कि हम कोशिश करते। जी पांडे जी इस दावे के साथ नहीं कह पा रहे कि बेलतरा सीट में जीत कर लाकर देता, जैसा अभी भिलाई में वो बिल्कुल दावे के साथ बोल सकते हैं कि मैं भिलाई में जीत जाऊंगा। ये बात उनके मुंह से नहीं निकली थी। इससे जवाब सामने आता है कि बीजेपी के टिकट वितरण में कहां खोट रह गई, कहां खामी रह गई, टिकट वितरण में व्यक्ति के चयन में क्या खामी है, इस पर विचार करना चाहिए। न कि हर तरह से आप अगर कवच, सुरक्षा कवच देने की कोशिश करेंगे तो आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, और जब आप प्रैक्टिकल होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चुनाव परिणाम 2018 की तरह ही आता है। जी प्रेम प्रकाश जी, कोई और दलील आपकी ओर से? हाँ, मेरी दलील है, जिस भिलाई की बात कर रहे हैं, आखिर वो भिलाई में हम इतने सालों से काम करने के बावजूद भी भिलाई में हारे भी तो है। भूपेश बघेल भी पाटन में आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे शिव दुबे जी? इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं तो भी वहां से हार जाते हैं, तो फिर जाके दूसरी जगह आजमाने में क्या दिक्कत है? अब बोलो शिव दुबे जी क्या कहें? प्रेम प्रकाश पांडे है ना ये। पांडे जी की विचार क्षमता से भली भांति परिचित हूँ। वो हर बात की सुरक्षा कवच तो सामने दे ही देंगे, इतना तो मुझे भी विश्वास है, लेकिन वो असहज हैं बेलतरा से चुनाव लड़ने में, ये बात भी है। तो कुल मिलाकर पांडे जी को आप बेलतरा भिजवा ही दो, अभी तक पार्टी ढूंढ ना पाई है। शिव दुबे जी इतना काम तो कर ही ले कम से कम इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और कुछ हो ना हो, पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा के अंतर्गत जो विषय है उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर पार्टी दो स्तर पर काम की है। पुराने चेहरों पर जो बड़े अंतर से आ रहे उन्हें भी मैदान में उतार दिया और बिल्कुल नए चेहरों को भी दांव पर लगा दिया। इसके संदर्भ में रवि भोई जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से लग रहा था कि पुराने चेहरों के इस बार चेंज हुआ, वो नहीं किया। एक पार्टी ने फार्मूला बना लिया है कि जो 2018 में चुनाव लड़े थे या जो मंत्री थे उनको, जो सिटिंग एमएलए उनको देंगे, और जो 2018 में मंत्री थे और चुनाव लड़ा था उनको देंगे। इस बार ऐसा लगा कि पार्टी कहीं लगा, दो तरह से पार्टी उलझी हुई लगी कि हम एकदम नए चेहरे को पूरा दे देंगे तो कहीं ये ना हो कि हम मैदान में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इस कारण कंफ्यूजन की स्थिति में रही। पहले तो पार्टी ये सोचती रही कि हम सारे नए चेहरे देंगे, जो गुजरात फार्मूला रहा उसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में पार्टी के कहीं ना कहीं डगमगा गई पार्टी। अच्छा रवि भाई, एक बात बताओ ईमानदारी से, निराशा इस बात को लेकर नहीं है पत्रकारों की कि उनकी उम्मीद के अनुसार टिकट वितरण नहीं हुआ? भाई हमने सोचा था ये तो अब की बार परमानेंट निपट जाएंगे, पहले जनता ने निपटाया, इस बार पार्टी से निपटवा देंगे, वो सारे टिकट पा गए। इस बात की कोई निराशा तो नहीं है पत्रकारों में? पत्रकारों को तो ये लग रहा था कि भाई बहुत सारे बदलाव होंगे, जो इसलिए कहीं ना कहीं पत्रकारों को लगा कि अरे ये होना था, नहीं हो पाया। तो भाई पत्रकारों को बड़ी निराशा हो गई, जिनको सोचा था कि इस बार इनको परमानेंट निपटवा लेंगे वो नहीं निपट पाए, इस कारण से निराशा है। क्या कहते हैं शिव दुबे जी आप इस पर? देखिए, पत्रकारों की निराशा से न तो चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं और न ही टिकट वितरण में किसी प्रकार का असर होता है। हम
टिकट वितरण की समीक्षा कर रहे हैं, और टिकट वितरण की समीक्षा में जो हमारे सामने परिदृश्य आया है, हमारे दिमाग में जो समझ आई है, हम उन बातों पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और तो मुझे अब इसमें एक दिशा दीजिए शिव दुबे जी। भाजपा ने तो टिकट वितरण कर लिया, कांग्रेस टिकट वितरण करने जा रही है। इस भाजपा की सूची के मद्देनजर शिव दुबे जैसा अनुभवी पत्रकार संपादक के पास क्या मशवरा है? भाई भाजपा ये गलती कर ली, कांग्रेस को सलाह है भाई इस गलती से बच लेना, ऐसी कोई सलाह है शिव दुबे साहब? देखिए साहब, अगर वो सलाह देने की स्थिति होती तो हम लोग कांग्रेस के किसी झंडा को लेकर शैलेश त्रिवेदी जी के साथ बैठे होते, या बीजेपी का झंडा लेकर प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ बैठे होते। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जब अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से लोग उनको स्वीकार करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब टिकट वितरण की बारी आए तब ये इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि हम किसको टिकट दे रहे हैं जिसको जनता पसंद करेगी। जनता अरे क्यों शिव नहीं- दुबे जी, 85 में से 43 नहीं दे दिए भारतीय जनता पार्टी ने। 15 साल सत्ता में रही थी, इसके बावजूद भी 43 दे दिए, तो भी आपको लगता है ठीक नहीं है? तो ये तो बताओ, आप कांग्रेस के संदर्भ में कितने विधायकों पे तलवार चलवाने वाले हो? आप ऐसे मशवरे के साथ में कांग्रेस का टिकट वितरण होने वाला है, कुछ तो दिशा दीजिए, सलाह मत दीजिए, दिशा तो दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से हर पार्टी सर्वे कराती है। बीजेपी ने भी सर्वे कराया है, जी। उसी तरह कांग्रेस ने भी सर्वे कराया है। और सर्वे कराने का अर्थ यह नहीं होता है कि वो किसी को निपटा रहे हैं या किसी को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। सर्वे का अर्थ यह होता है कि कौन कितनी जमीन पर है, कौन कितना अंदर है, और कौन पानी के कितने ऊपर है। इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद ही टिकट वितरण किया जाता है। 2018 में कांग्रेस का जो टिकट वितरण था, वो निश्चित रूप से काफी विचार विमर्श के बाद, कई तरह से प्रयोग करने के बाद, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की दृष्टि से टिकट वितरण किया गया था। वही बात इस समय बीजेपी पर भी लागू होती है, जो शायद टिकट वितरण में हमको नजर नहीं आई। और जो आप कांग्रेस को सलाह देने की बात कर रहे हैं या एक दिशा देने की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने भी वही गलती की कि जिनसे जनता के मन में नाराजगी है, जिनसे जनता खुश नहीं है, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, अगर जनता उनके कामों से खुश नहीं है और उनको टिकट देती है, तो निश्चित रूप से वह चुनाव परिणाम कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। तो भाई मुफ्त में सलाह मिली है शैलेश त्रिवेदी जी आपको? कुछ विचार करेंगे? निश्चित रूप से राजनीति में हर सलाह विचारणी होती है, और जब इतने वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस पे चर्चा जरूर करेंगे। मैं तो आज बहुत दुखी हूं, मर्माहत हूं हिमांशु जी। इस डिबेट में ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। दो वरिष्ठ पत्रकार जी बीजेपी की सूची से निराश हैं जी, जबकि मेरा इस बात को मैं रेखांकित करके मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि भाजपा मेरी आशाओं और अपेक्षाओं पे खरी उतरी है जी। जोगी कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी को राजीव में टिकट दे दी, सारे भाजपा कार्यकर्ता विद्रोह कर बैठे। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था कि कार्यकर्ताओं के दम पे मैं जीतने का प्रयास करूंगा, तो राजीव में तो जीतने का प्रयास होता दिखता नहीं। संपत अग्रवाल निर्दलीय लड़े थे पार्टी के खिलाफ, उनको एकोमोडेट किया, और चूंकि बसना में पुरंदर जी प्रभाव रखते हैं इसलिए पुरंदर जी को रायपुर उत्तर में टिकट दे दिया। जो रायपुर उत्तर की जनगणना की संरचना है, सामाजिक संरचना है, उसके ठीक विपरीत जा रही है। बलौदा बाजार, धरसीवां, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने गलतियों पे गलतियां की हैं। आज दिन भर बहुत सारे भाजपा नेता कार्यकर्ता मिले और सब में घोर निराशा का वातावरण है। भाजपा ने सबको आहत किया है। कम से कम प्रदेश के संदर्भ में आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से इतने ज्यादा क्यों मिलते हो शैलेश त्रिवेदी जी? तो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, मंदिरों में भेंट हो जाती है। मैं तो सिर्फ जब भी आप हमारे कार्यक्रम में आते हो हमेशा बताता हो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला, मैं भाजपा के नेताओं से मिला। आज तक कार्यक्रम में कभी नहीं बोले कि कांग्रेस के नेताओं से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला। ये हमेशा भाजपा के लोगों से मिलने में आपकी इतनी रुचि क्यों रहती है? आप ही के कार्यक्रम में मेरी प्रेम प्रकाश पांडे भैया से मुलाकात होती है, बाहर कहां संभव हो पाता है। जी। तो ये एक सौभाग्य की बात होती है।
और मैं इसी बात को रेखांकित करके कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत विपक्षी जो भूमिका होती है उसको निभाने से वो गुरेज कर रही है, ये स्पष्ट कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने से गुरेज कर रही है, ये शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का आकलन है। मैं आखिरी बातचीत के लिए रवि भोई जी वापस आपके पास आता हूं। कुल मिलाकर दुर्ग और रायपुर संभाग के संदर्भ में वो 3 खामियां जो आप रेखांकित करना चाहें और 3 अच्छाइयां, या आपने मान ही लिया कोई अच्छाई है ही नहीं, कुल मिलाकर आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, टिकट नए चेहरे देने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी मान लिया जाए और उसको दे दिया जाए। जी। ठोक बचा के देना चाहिए था और उसको देना चाहिए। उसकी जमीनी हकीकत क्या है, कार्यकर्ता कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं। तो नया चेहरा देने का मतलब ये नहीं था कि किसी को भी उठा के दे दें, कहीं से भी लाके। तो ऐसा लग रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से कि नए चेहरे देने के नाम पर किसी को भी दे दिया गया है। तो इसकी समीक्षा उनको करनी चाहिए थी, जो भी उनकी सर्वे की रिपोर्ट हो। दूसरी बात थी कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में रिजल्ट आए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या कुछ लोगों को लेकर नाराजगी थी, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए था, उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। ये नहीं था कि उसके मुकाबले हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा पाए या नया चेहरा वहां पैदा नहीं करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता मजबूत हैं, तो कार्यकर्ताओं यदि साथ देते हैं, कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़ते हैं, तो फिर नए चेहरे भी चुनाव जीत सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। यदि पार्टी जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कमल के निशान पर, तो कमल यदि चलता है तो फिर तो पार्टी के लिए ठीक है। तो रवि भोई जी का ये कहना है कि भाई कमल अगर चलेगा तो कोई भी चलेगा। शैलेश जी, अब आपका क्या होगा? रवि भोई जी ने सारी बात विपरीत करते करते एक बात ऐसी बोल दी, बड़ी गंभीर बात बोल दी भाई। रवि भोई जी सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन उनकी बात सुनते सुनते मेरे मन में एक विचार आया। सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात को समेटना चाहूंगा जी। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही भाजपा के प्रत्याशियों का ताशों का यह महल भर भरा कर गिरते हुए दिखेगा। अच्छा, तो महल तो बन गया, इतना आपने मान लिया? ताशों का भले ही महल। ताशों का है जी, पर महल तो है। ताश के पत्तों का महल है। तो कुल मिला के ताश के पत्तों का महल है। अब ये ताश के पत्तों का महल ढहे नहीं, इसके संदर्भ में प्रेम प्रकाश जी आपकी कोई दलील? रवि भोई जी ने एक दिशा दी है वैसे आपकी मदद के लिए। रवि भोई जी अच्छा बताए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का नेता होता है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी होती है। कांग्रेस में नेताओं के अपने कार्यकर्ता, इसलिए हमारे यहाँ कमल जो है, लोग कमल को ही देखने वाले हैं जी। तो इस लाइन पे बिल्कुल ही नहीं। जिसके हाथ में कमल है वही हमारा नेता है जी। और इस बात को लेकर के आज से नहीं, जब से ये पार्टी बनी है तब से बताया गया है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो इस लाइन को ही लेकर के हम लोग चलते हैं। दूसरी बात जो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने कहा, निराश हुए कि मजबूत विपक्ष, अरे हम तो सरकार में आ रहे हैं, आप चिंता करो कि कितना मजबूत विपक्ष बनाओगे। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा कहां लगे हो विपक्ष के संदर्भ में, हम तो सत्ता में आ रहे हैं। तो भाई सत्ता में आ रहे हैं तो किसके नेतृत्व में आ रहे हैं ये भी बता दो। हम लोग चिंतित है कि आप कितने मजबूत विपक्ष में आओगे कि नहीं आओगे, हैं? आप उसकी चिंता करो, आप इस बार की कितना मजबूत विपक्ष होगा। आदरणीय पांडे जी ने ये कह के कि हाथ में कमल, हाथ हमारा चुनाव चिन्ह है और कमल इतना छोटा रहेगा कि हाथ के अंदर आ जाएगा, उन्होंने खुद वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने खुद अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। तो कुल मिला के दोनों दल उम्मीद के साथ में है। दोनों दलों को लग रहा है कि बात तो केवल अपनी ही बननी है, सत्ता अपनी ही रहनी है या अपनी आनी है। फैसला हालांकि मतदाता को लेना है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने 95% टिकट घोषित कर दी है। कांग्रेस की तरफ से सूची का हमें इंतजार है। जब सूची आ जाएगी कांग्रेस की, तब दरअसल चर्चा का आनंद कुछ और होगा। उस आनंद के समय में हम इन सबको पुनः आमंत्रित करेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस चुनावी चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सलाम।